यूपी के 24 पूर्वी जिलों के 29 लोकसभा सीटों वाला पूर्वांचल हर बड़े चुनावों में अपने भौगोलिक दायरे से आगे बढ़कर नतीजों और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करता रहा है। एक और खास बात यह है कि पूर्वांचल की राजनीति में संगठित माफिया सरगनाओं का दबदबा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शे को उठाकर देखें तो माफियाओं के प्रभाव वाले इलाके उभरते हैं और देखते ही देखते पूरे पूर्वांचल का नक्शा रंग बदल जाता है। 1980 के दशक में गोरखपुर के हाथा वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी से शुरू हुआ राजनीति के अपराधीकरण का यह सिलसिला बाद के सालों में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, विजय मिश्रा, सोनू सिंह, विनीत सिंह और फिर धनंजय सिंह जैसे कई हिस्ट्री सीटर बाहुबली नेताओं से गुजरता हुआ आज भी पूर्वांचल में फल फूल रहा है। अपने साथ साथ अपने परिजनों के लिए भी पंचायत, ब्लॉक कमेटियों से लेकर विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा तक में राजनीतिक पद सुनिश्चित कराने वाले पूर्वांचल के बाहुबली नेताएं अपने अपने इलाके में गहरी पैठ रखते हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज से शुरू होने वाला राजनीतिक बाहुबल का ये प्रभाव आगे फैजाबाद, अयोध्या, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र और चंदौली से होता हुआ बनारस और प्रयागराज तक पहुंचा है। लोकसभा सीटों का विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि पूर्वांचल में सक्रिय हर बाहुबली नेता अपनी अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से 1 से लेकर 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखता है। चुनावी सुधारों पर काम करने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव चुनकर आए हर तीसरे सांसद के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। प्रकाशित खबर पे अगर हम गौर करें तो मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने एक जवाबी हलफनामे में बताया था कि इस वक्त देश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से कुल 1765 सांसद और विधायक के खिलाफ 3816 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की इस राष्ट्रव्यापी सूची में 248 निर्वाचित सांसद और विधायक के खिलाफ दर्ज 565 आपराधिक मुकदमों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिए संसद को कानून बनाना होगा, यह न्यायपालिका का काम नहीं है। पूर्वांचल से ही वास्ता रखने वाले लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, दरअसल वर्चस्व की ये लड़ाई पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इसे राजनीति के साथ साथ मिलने का सिलसिला यही से शुरू होता है। उसके बाद वो पूर्वांचल और माफिया और राजनीति का कथित गठजोड़ मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, धनंजय सिंह के साथ साथ अतीक अहमद, अभय सिंह, विजय मिश्रा और राजा भैया तक पहुंच जाता है। दरअसल अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ के पीछे इन नेताओं को प्रमुख पार्टियों और से मिलने वाला महत्व था। बात यदि हरिशंकर तिवारी की करें तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद वो न सिर्फ लगातार 22 वर्षों तक विधायक रहे, बल्कि 1997 से लेकर 2007 तक लगातार मंत्री भी रहे। इस दौरान प्रदेश में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन हर पार्टी की सरकार में तिवारी जी मंत्री रहे हैं। शुरुआत कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल से हुई और राजनाथ सिंह, मायावती से लेकर मुलायम सिंह मंत्रिमंडल में भी उनका नाम पक्का होता रहा। यह बात अलग अलग है कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की, उसके बाद माफिया तत्वों के राजनीतिक दलों में जगह देने की होड़ भी मच गई थी। चाहे बीजेपी हो या फिर सपा और बसपा, किसी ने भी ऐसे तत्वों को पार्टी में जगह और देने से कोई गुरेज नहीं किया। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोग बीएसपी में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। उसी तरह आजमगढ़ के यादव बंधु यानी रमाकांत यादव और उमाकांत यादव भी कभी भी बीजेपी, कभी सपा तो कभी बीएसपी से विधायक सांसद बनते रहे हैं। मऊ और गाजीपुर में खासा वर्चस्व रखने वाले अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करने को लेकर पिछले वर्ष में यादव परिवार में घमासान मच गया था, अगर आप भूले नहीं हैं तो। इस परिवार में मची कलह के तमाम दूसरे कारणों के अलावा एक प्रमुख ये भी था, भदोही में एक चुनावी रैली में मुलायम सिंह भाषण दे रहे थे। मायावती की सरकार थी और पुलिस भदोही के विधायक और माफिया सरगना विजय मिश्रा को खोज रही थी। विजय मिश्रा रैली में पहुंचे, स्टेज पर जाकर मुलायम सिंह को बताया कि पुलिस पीछे पड़ी है। भाषण खत्म होते ही मुलायम सिंह ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विजय उन्हें हेलीकॉप्टर तक छोड़ने जाएंगे। इसके बाद विजय उसी हेलीकॉप्टर से मुलायम सिंह के साथ उड़ गए थे। मुलायम का संदेश साफ था कि हम अंत तक अपने आदमी के साथ खड़े रहेंगे। साल था 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्रजेश सिंह जेल से ही भारतीय समाज पार्टी से चंदौली जिले के सैयद रजा सीट से चुनाव लड़े थे।
लेकिन हार गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने उच्च सदन यानी विधान परिषद का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध से लड़ने के लिए खासतौर पर गठित की गई स्पेशल टास्क फोर्स में उस समय आईजी रहे अमिताभ यस एक मीडिया संस्थान को बताते थे, संगठित अपराध में शामिल होना तो माफिया होने की पहली शर्त है, फिर स्थानीय राजनीति और प्रशासन में दखल रखना और गैर कानूनी काले धन को कानूनी धंधों में लगाकर सफेद पूंजी में तब्दील करना दूसरी जरूरी बातें हैं। जब ये तीनों फैक्टर मिलते हैं तभी किसी गैंगस्टर या अपराधी को माफिया कहा जा सकता है। 2007 में उत्तर प्रदेश के दुर्दांत माफिया ददुआ का एनकाउंटर करने वाले अमिताभ माफिया की राजनीतिक भूमिका पर कहते हैं कि अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो माफिया की भूमिका काफी सीमित हो जाती है, लेकिन बिखरे हुए नतीजे आने पर इनकी भूमिका अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि इनका असर भले ही क्षेत्रीय हो लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में अक्सर ऐसे स्थानीय प्रत्याशी बड़ी तस्वीर की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आज राजनीति और व्यापार तक पांव पसार चुके पूर्वांचल के इस गैंगवार की शुरुआत 1985 में गाजीपुर जिले के मुढ़ियार गांव से हुई थी। यहां रहने वाले त्रिभुवन सिंह और मनकू सिंह के बीच शुरू हुआ था जमीन का एक मामूली सा विवाद और देखते ही देखते हत्याओं और गैंगवार में एक ऐसे सिलसिले में बदल गया जिसने पूर्वांचल की राजनीति और सामाजिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया था। पूर्वांचल में संगठित अपराध को कई दशकों से कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह मानते हैं कि पूर्वांचल में गैंगवार का शुरू होने का एक संयोग था। अब तक 1990 के दशक शुरू हो चुका था और गाजीपुर के एक गांव का विवाद एक बड़े गैंगवार में तब्दील हो चुका था। पवन बताते हैं कि माफिया सरगना रहे साहिब सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए आत्मसमर्पण किया था और आत्मसमर्पण के बाद बनारस कोर्ट में उनकी पेशी थी। अदालत के सामने पुलिस वैन से उतरते ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदले में पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती साधु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताते हैं कि जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक अधिकारियों तक निर्वाचित अधिकारी हर स्थानीय प्रशासनिक संस्था पर उस इलाके के माफिया के परिजनों और चेलों का कब्जा होता है। माफिया का डर ऐसा है कि पत्रकार इनके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं या फिर उनके मनमाफिक लिखते हैं। 1990 के दशक का अंत आते आते पूर्वांचल के माफिया ने खुद के राजनीति में लगभग स्थापित कर लिया था। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी पहले से ही राजनीति में थे, इसलिए मुख्तार के लिए राजनीति में आना आसान था। ब्रजेश सिंह ने अपने बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल को राजनीति में उतारा था। पहले उदयनाथ सिंह विधान परिषद के सदस्य रहे और उनके बाद उनके बेटे और देश के भतीजे सुशील सिंह विधायक हुए। दूसरी तरफ एक दो अपवादों को छोड़ दें तो अफजाल गाजीपुर से और मुख्तार मऊ सीट से लगातार विधानसभा चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। मुख्य सुशील चंदौली से भाजपा के विधायक हैं, मुख्तार मऊ सीट से बसपा के विधायक हैं। उनके बेटे और भाई राजनीति में सक्रिय हैं। ज्यादातर माफिया अपने धर्मपरायण छवि का प्रचार करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक बताते हैं कि ब्रजेश जेल में भी रोज सुबह उठकर गीता पढ़ते हैं और मुख्तार नमाज चुनाव जीतने के लिए यज्ञ करवाना, पंडितों के कहने पर उंगलियों में रत्न पहनना, हफ्ते दिनों के हिसाब से कपड़ों के रंग का चुनाव करना, ये सब निर्वाचित बाहुबलियों के जीवन की शैली का हिस्सा रहा है। इसके साथ ही पूर्वांचल के माफिया के नियमों में ड्रग्स और हथियारों का कारोबार न करना, पत्रकारों और वकीलों को न मारना, शराब और नशे से दूर रहना, औरतों और बूढ़ों पर हमले न करना शामिल है। इस तरह कुछ और नियम है, जैसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ न करना, प्रेम विवाह को अक्सर बाहुबलियों का संरक्षण मिल जाता है। उत्पल बताते हैं कि एक श्री प्रकाश शुक्ला से जो लड़कियों के चक्कर में मारे गए, उनके इनकाउंटर से भी यहाँ के बाहुबलियों में सबक मिला। फिर कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। साथ ही फिटनेस और सेहत पर बाहुबलियों का विशेष ध्यान रहता है। जो निर्वाचित बाहुबली जेल में बंद है वो सब सुबह उठकर जेल के मैदान के में ही चक्कर लगाते हैं, फल और कम तेल की चीजें ज्यादा खाते हैं। बनारस के पुराने क्राइम रिपोर्टर मुन्ना बजरंगी के बारे में बताते हैं कि अक्सर ये कहते थे कि वो नए आदमी को अपनी गैंग में लेने से पहले उसकी परीक्षा लिया करता था। परीक्षा होती थी तो सिर्फ 2 गोलियों में उसकी हत्या करने का जिम्मा मिलता था। उत्पल जोड़ते हैं कि पूरब का एक आम शूटर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर से ज्यादा बढ़िया निशाना लगाता है और लंबे समय तक टिका रहता है। यहां AK-47 की गोलियां बर्बाद करने की नहीं, कम से कम गोलियों में काम खत्म करने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। 2000 के दशक में संगठित माफिया का केंद्र गोरखपुर से बनारस शिफ्ट हुआ था
और उनकी कार्यप्रणाली में भी कई बड़े परिवर्तन आए। जमीन के विवाद से शुरू हुआ गैंगवार अब रेलवे और कोयले के टेंडरों की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। बनारस में मछली और टैक्सी स्टैंड के ठेके जिला पंचायत के जरिए तय होते थे। माफिया के प्रभाव इतने थे कि लंबे समय से बाहुबलियों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इस सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले इंदिरा के जमाने से शुरू हुई थी और उनके पास गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी थे और सिवान गोपालगंज के इलाके में काली पांडे जैसे लोग। बाद में मुलायम सिंह ने इसी सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित कर दिया। 2000 के आसपास उन्होंने न सभी बाहुबलियों की पहचान शुरू की, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक खेमों को बांटकर उन्होंने एक रणनीति के तहत इलाके में अपनी बाहुबली नेता खड़े किए। इसके बाद बसपा ने भी खुलकर बाहुबलियों को टिकट बांटना शुरू किया। बाहुबली अपनी उगाही से चुनाव के लिए पार्टी फंड का इंतजाम भी करते थे और साथ ही अपने डर और प्रभाव से वोट को भी तब्दील करते थे। ऐसे ही एक बातचीत में लखनऊ के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ ने काफी दिलचस्प बात बताई। आज का बाहुबली तो नेताओं से भी ज्यादा पेशेवर नेता है। वोटों के लिए वो जानता है कि पैर पकड़ने से लेकर तोहफे बांटने तक सब कर रहा है। आज पूर्वांचल की जनता डर से नहीं, उनके ग्लैमर से प्रभावित होकर वोट देती है। वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह कहते हैं कि पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में आज भी ग्लैमर काम करता है। गांव का आदमी सिर्फ इस बात से खुश हो जाता है कि बाबा 10 गो गाड़ी लेके हमारे दुआरे आयल रहले। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि बिना राजनीतिक सह के माफिया नहीं पनप सकता। राजनीति में जाने का एक कारण अपने व्यापारिक निवेशों को सुरक्षित करना, उन्हें बढ़ाना और राजनीतिक पार्टियों में अपना दखल बढ़ाना भी होता है। माफिया चाहता है कि एसटीएफ को डरा कर उसे रखे। उन्हें लगता है कि अगर चुनाव जीत गए तो एसटीएफ उसका एनकाउंटर नहीं करेगी या पकड़ेगी नहीं। इस तरह से माफियों ने पूर्वांचल पर राजनीति का सहारा लेकर अपना राज किया और राजनीतिक दलों ने भी इसका भरपूर लाभ लिया। मिलते हैं हम आपसे जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आपको स्टोरी हमारी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।